हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एफटीआईआर के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि एफटीआईआर से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल और इजी वे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी मेरा एक पार्ट आ चुका है जिसके अंदर मैंने एफटीआईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था, तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज पार्ट 2 के अंदर भी मैं आपको एफटीआईआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए, पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़े बेसिक क्वेश्चंस बताए थे और उनके आंसर्स भी बताए थे, और आज के पार्ट के अंदर मैं थोड़े से आपको डीप क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उनके आंसर्स भी मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक में बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो कि आईआर से रिलेटेड इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम किसी कंपाउंड के इनेंशियोमर्स को, जी हां, हम किसी भी कंपाउंड के, मतलब कंपाउंड एक ही है और उसके डिफरेंट डिफरेंट इनेंशियोमर्स हैं, तो क्या हम उसको आईआर के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम एफटीआईआर की मदद से किसी भी कंपाउंड के इनेंशियोमर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है कि, और मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि जब हम एफटीआईआर का ग्राफ देखते हैं तो वहां पर हमको बहुत सारी पीक दिखती है, जबकि अगर हम जब स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहां पर हमको कुछ ही बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं। तो इतनी सारी पीक का क्या रीजन है? उसका रीजन ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को जिसको हम एफटीआईआर के थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके अंदर बॉन्ड्स तो बहुत सिलेक्टेड होते हैं जिनकी हमको पीक मिलनी चाहिए, बट उसके साथ साथ हमको कई अननेसेसरी पीक भी मिल जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो इंटेंसिटी होती है, या जब कंपाउंड से आईआर पास आउट होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के थ्रू पास आउट होती है, और हर इंटेंसिटी में जो हमारा कंपाउंड होता है वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता है। तो जैसे ही वो वाइब्रेट होता है, उसकी एक छोटी सी पीक डिनोट हो जाती है, बट उसकी बड़ी पीक जो होती है जिसको हमको रीड करना होता है, वो तो उसकी तभी होगी जब वो प्रॉपर एनर्जी के साथ या उसको प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन मिलती है। और जब वो वाइब्रेट होता है तो हमको एक बड़ी पीक मिलती है, बट वो धीरे धीरे जब छोटी छोटी इंटेंसिटी से जब वो पास होता है, तो हल्का फुल्का जब वाइब्रेट होता है, तब भी उसकी एक हमको छोटी छोटी पीक मिल जाती है। साथ ही साथ कोई दूसरे रीजन भी है, जैसे कि ओवरटोन, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड और डिफरेंस बॉन्ड। तो ये कुछ काफी ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमको जो एफटीआईआर ग्राफ होता है वहां पर हमको बहुत सारी पीक्स दिखाई देती है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि, और इसका मैंने आपको बताया भी, कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी से जब एफटीआईआर पास आउट होती है, तो सैंपल हमारा हल्का फुल्का भी वाइब्रेट होगा तो भी उसकी पीक आ जाती है। बट हमको मेन पीक वही मिलती है जब हमारा जो सैंपल है या जो हमारा बॉन्ड है वो एक प्रॉपर इंटेंसिटी को एब्जॉर्व करके प्रॉपर वे में हाई एनर्जी में जब वो वाइब्रेट होगा, और जो पीक हमको मिलेगी उसको हमको रीड करना होता है। अगला क्वेश्चन, और एक काफी डीप क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आप एफटीआईआर के ग्राफ की हेल्प से क्या कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट या हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या ये पता लगा सकते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है? तो इसका रीजन है हाँ, हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आपको, आपका जो सैंपल है जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता लगाना है, उसको आपको जो सॉल्वेंट आप यूज करोगे उसको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में आप उसके सैंपल बना लीजिए। अगर आपका जो पीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पीक है, अगर वो शिफ्ट हो रही है, जब आप, क्या होगा कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट में आप अपनी प्रिपरेशन बनाइए, उसको एफटीआईआर में रन करवाइए। अगर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की वजह से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब है आपके सैंपल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट के बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक शिफ्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके कंपाउंड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो समझ गए आप कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक शिफ्ट हो जाए, क्यों शिफ्ट होगी? डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में रन कराने पे, तो आपके सैंपल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर पीक शिफ्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और अगर सॉलिड फॉर्म में अगर अपने सैंपल को एफटीआईआर के अंदर रन कराता हूं, तो उनकी पीक मुझे कहां मिलेगी? तो उसका आंसर आपको यह बताना है कि अगर आपका सैंपल वेपर फॉर्म में है, तो आपका जो पीक होगी वो हाई वेव नंबर पे आएगी वेपर फॉर्म में, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में होगी तो उससे कम, और सॉलिड में उससे कम। मतलब आपको, अगर आपका सैंपल वेपर फॉर्म में है, तो आपको जो पीक मिलेगी वो स्ट्रेचिंग फॉर्म में मिलेगी और हाई वेव नंबर पे मिलेगी। वहीं लिक्विड में होगा तो थोड़ा उससे कम होगा, और सॉलिड में सबसे कम होगा। मतलब सॉलिड की जो पीक मिलती है वो कम वेव नंबर पे मिलती है, वहीं वेपर की हाई वेव नंबर पे आपको पीक मिलेगी।
अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है और मैं आपको बता चुका हूं कि एफटीआईआर का जो यूज होता है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर सैंपल को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है कि ऐसा क्या रीजन है कि एफटीआईआर को ही इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी सैंपल के आइडेंटिफिकेशन के लिए केवल एफटीआईआर का ही यूज किया जाता है और इसी के रिजल्ट को सबसे ज्यादा विश्वास पात्र माना गया है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि जब हमारा सैंपल एफटीआईआर के कांटेक्ट में आता है या एफटीआईआर के थ्रू हम अपने सैंपल के अंदर प्रेजेंट छोटी से छोटी जानकारी भी हम पता लगा सकते हैं कि उसके कितने उस सैंपल के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उनके अंदर बॉन्ड्स भी हैं तो किस टाइप के हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये सारी जानकारियां हमको एफटीआईआर के थ्रू पता लग जाती हैं और कोई भी ऐसा मैं बता सकता हूं कि ऐसा कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतनी सारी जानकारियां आपको प्रोवाइड करा सके। इसी वजह से सैंपल के आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए एफटीआईआर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। तो देखिए, फिंगरप्रिंट रीजन से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूवी का जो ग्राफ होता है वो दो रीजन में डिवाइडेड होता है। 1 से 1500 पर सेंटीमीटर का जो रीजन होता है, 1 से 1500 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का जो रीजन होता है उसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, और 1500 से 4000 का जो रीजन होता है उसे हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। यहां पर जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ये सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है जहां पर हम कंपाउंड को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर होती है बेंडिंग। वहीं 1500 के ऊपर जो रीजन होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, वहां पर होती है स्ट्रेचिंग। और जो ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है यहां पर हम किसी ऐसे जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि फिंगरप्रिंट रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आपके पास कोई अलग अलग सैंपल है, ठीक है, और उन सभी सैंपल के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो होगा ये कि अगर आप उसको एफटीआईआर के अंदर रन कराओगे तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा, मतलब 1500 से 4000 पर सेंटीमीटर वाला रीजन होगा, तो वहां पर उनकी पीक जो होगी ना वो सेम जगह मिलेगी आपको, जिससे कि आप उन सैंपल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। बट अगर वहीं आप अगर उनकी फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर उनकी पीक देखोगे तो वहां पर उन फंक्शनल ग्रुप की पीक आपको अलग अलग दिखाई देगी, जिससे कि आप फिंगरप्रिंट रीजन की हेल्प से उन सैंपल्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि यहां पर जो बेंडिंग की जो बेंड्स मिलते हैं, मतलब जो बेंडिंग होती है और बेंडिंग के जो बेंड्स मिलते हैं वो स्ट्रेचिंग से ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट रीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब किसी भी कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिंगरप्रिंट रीजन। तो मैंने आपको बता दिया कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है खासकर वाईवाई के अंदर, और अगर आप एम फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे ये एफटीआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाएगा। और क्वेश्चन ये होता है कि एफटीआईआर ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो अननोन सैंपल है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो आपको इसका आंसर देना है कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसके अंदर या तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अगर कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो उनकी जो पीक होती है उसके लिए हमको 3 पीक मिलती है, जो कि 1600 पर सेंटीमीटर, 1500 पर सेंटीमीटर और 1450 पर सेंटीमीटर में मिलती है। अगर ये तीनों पीक प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि हमारा जो अननोन सैंपल है वो एरोमेटिक कैरेक्टर का है। बट अगर ये तीनों पीक मिसिंग है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास जो अननोन सैंपल है वो एरोमेटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैं कुछ ऐसे सैंपल आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा सैंपल है जो कि एफटीआईआर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एफटीआईआर नहीं आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसमें मैं आपसे पूछता हूं नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन। तो इसमें से ऐसा कौन सा सैंपल है जो कि आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आपको इसका आंसर देना है कि जो भी कंपोनेंट आईआर को एब्जॉर्ब करते हैं उसका रीजन ये होता है क्योंकि उनके डाइपोल मूवमेंट्स में चेंज होता है। जिस भी कंपाउंड या जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट्स में चेंजेस होता है वो लोग आईआर को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं की पीक हमको एफटीआईआर के ग्राफ के अंदर मिलती है। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन है O2 और हाइड्रोजन है H2, ये इनके जो डाइपोल मूवमेंट होता है आईआर के कांटेक्ट में आने पर इनके अंदर किसी भी टाइप का डाइपोल मूवमेंट का चेंज नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये तीनों जो हैं वो आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मिथेनॉल से रिलेटेड है और क्वेश्चन ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मिथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बट वहीं एफटीआईआर के अंदर हम मिथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको बात पता होगी कि यूवी की जो रेंज होती है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो जो मिथेनॉल होता है वो 200 नैनोमीटर के ऊपर यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे कि
मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूवी अपनी कोई भी एब्जॉर्प्शन यूवी रेंज में नहीं देता है, तो वहां पर हमको यूवी की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिलती है, हमको केवल हमारे सैंपल की एब्जॉर्प्शन मिलती है जिसको हमको एनालाइज करना है। वहीं आईआर के अंदर अगर हम मिथेनॉल का यूज करेंगे तो आईआर जो मिथेनॉल होता है वो आईआर को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सैंपल के साथ साथ हमको मिथेनॉल की भी बैंड्स या पीक दिखाई देगी, जिसकी वजह से हम सैंपल और मिथेनॉल को बांट ही नहीं पाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम मिथेनॉल को आईआर के अंदर यूज नहीं करते हैं, वहीं मिथेनॉल को हम यूवी के अंदर करते हैं, और उसका रीजन है उसकी एब्जॉर्प्शन रेंज। मिथेनॉल यूवी के अंदर यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वहीं आईआर के अंदर वो आईआर को एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से हम मिथेनॉल को यूवी के अंदर यूज करते हैं, वहीं आईआर के अंदर यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एनहाइड्राइड से रिलेटेड है, और एनहाइड्राइड से रिलेशन ये है कि एफटीआईआर के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि सैंपल के अंदर एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। तो इसका आंसर ये है कि एनहाइड्राइड जो होता है वो दो बॉन्ड्स को कंटेन करता है, और इन दोनों बॉन्ड्स की जो पीक होती है, पहले बॉन्ड की जो पीक मिलती है वो 1850 से 1800 पर सेंटीमीटर के बीच में मिलती है, वहीं दूसरे बॉन्ड की जो पीक मिलती है वो मिलती है 1790 से 1740 पर सेंटीमीटर के बीच में। तो ये अगर यहां पर हमको ये दोनों बॉन्ड्स की पीक अगर हमको इस रेंज में मिलती है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। वहीं बेसिकली ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, तो अनसैचुरेशन होने की वजह से यहां पर जो वेव नंबर होता है वो काफी लो हो जाता है, और उसकी जो एब्जॉर्प्शन पोजीशन होती है वो भी काफी लो हो जाती है, 20 से 40 पर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई सैंपल है और वो एसिड एमाइड और इथाइल अमीन को कंटेन करता है, एसिड अमाइड और इथाइल अमीन को कंटेन करता है, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मतलब एक सैंपल के अंदर कीटोन है, वहीं दूसरे सैंपल के अंदर अमीन है, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो आपको इसका आंसर देना है, एसिड अमाइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O NH2, वहीं इथाइल अमीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 NH2। तो एसिड अमाइड जो है वो कीटोन को कंटेन करता है, और कीटोन की काफी स्ट्रॉन्ग पीक जो हमको मिलती है वो 1600 पर सेंटीमीटर पे मिलती है, 1600 पर सेंटीमीटर पे मिलती है। अगर आपको 1600 पर सेंटीमीटर पे कोई पीक मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल के अंदर कीटोन प्रेजेंट है। तो कीटोन की पीक की हेल्प से हम एसिड एमाइड और इथाइल अमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन क्या होती है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं आपको फंडामेंटल वाइब्रेशन बताता हूं कि जब कोई भी सैंपल आईआर के कांटेक्ट में आता है तो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, मतलब V0 से V1 V2 V3। तो स्टेप बाय स्टेप जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी काफी तेजी से बढ़ती है और स्टेप बाय स्टेप ना बढ़ते हुए एकदम से ऊपर चली जाती है, मतलब V0 से V2 V4, तो इसको बोला जाता है ओवरटोन। तो समझ गए आप कि अगर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी तो उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशन, और वहीं जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की अगर वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ेगी, तो उसे बोला जाता है ओवरटोन। एक क्वेश्चन जो है वो कार्बोनाइल से रिलेटेड है, और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, उसमें जो हमको पीक मिलती है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, वहीं जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है वहां पर जो हमको इसकी पीक मिलती है वो लो फ्रीक्वेंसी पे मिलती है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन जो होता है वो पाई बॉन्डिंग से होता है। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वहां पर जो पाई बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहां पर उनको वाइब्रेट करने के लिए हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड की जो पीक आती है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, हाई रेंज पे मिलती है। वहीं C डबल बॉन्ड C मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वहां पर जो पाई बॉन्ड होता है वो काफी वीक होते हैं, और वहां पर स्ट्रेचिंग काफी इजी हो जाती है, जिस वजह से उनकी जो पीक मिलती है वो लो फ्रीक्वेंसीज पे मिलती है। आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि अगर कोई सैंपल है जो कि एल्डिहाइड कंटेनिंग है और एल्डिहाइड के साथ साथ उसके अंदर कीटोन भी प्रेजेंट है, तो किस तरीके से पता चलेगा? तो उसका आंसर ये है, उसकी जो पीक होगी वो 2720 से 2820 पर सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, और अगर आपको ये पीक मिलती है 2700 से 20 से लेकर 2800 से 2820 पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड के साथ में कीटोन भी कंटेन करता है।
अगला क्वेश्चन कि अगर आपका जो सैंपल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उससे वेव नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सैंपल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इससे आपका जो वेव नंबर होगा वो नीचे की ओर जाएगा। वहीं अगर आपके अननोन सैंपल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो उससे आपका जो सैंपल होगा या उसकी जो पीक्स होंगी उसका वेव नंबर जो होगा वो बढ़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपके जो सैंपल है अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या कॉन्जुगेशन है तो उससे जो एब्जॉर्प्शन का जो वेव नंबर होगा वो नीचे की ओर जाएगा। वहीं अगर आपके सैंपल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आकर्षित करता है, तो एब्जॉर्प्शन का जो वेव नंबर होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, वो बढ़ेगा। अगला एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा सकता है कि ऐसी दो स्ट्रेचिंग होती है, एक होती है एल्काइंस C ट्रिपल बॉन्ड और उनकी जो उसकी जो बैंड्स आता है या जो उसकी पीक आती है वो भी आती है 3300 पर सेंटीमीटर पे। वहीं जो अल्कोहल होता है उसमें जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी पीक भी 3300 पर सेंटीमीटर पे आती है। तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये जो हमको 3300 पे जो पीक मिल रही है ये एल्काइल की है, एल्काइंस की है या अल्कोहल की है। तो इसका रीजन ये, उससे आपको ये करना है तो उसको आपको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको उस सैंपल के डिफरेंट डाइल्यूशन बना लेने हैं और डाइल्यूशन बनाने के बाद आपको फिर एफटीआर के अंदर रन कराना है। अगर पीक की जो पोजीशन है अगर वो चेंज हो रही है तो इससे हमको ये लगेगा या इससे हमको ये पता चलेगा कि जो 3300 पे जो हमको पीक आ रही है वो एल्काइंस की है। बट अगर डिफरेंट डाइल्यूशंस पे भी अगर हमारी पीक की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो इससे आप ये समझ जाइए कि वो एल्काइंस नहीं है, वो अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है और सैंपल के अंदर अगर एसिड प्रेजेंट है, जी हाँ एसिड की अगर प्रेजेंस है तो हम कैसे पता लगाएंगे ग्राफ के अंदर। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारे अननोन सैंपल के अंदर जो कि हम एफटीआर के अंदर रन कर रहे हैं अगर उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो जो OH की O बॉन्ड H, OH की जो स्ट्रेचिंग की जो पीक आएगी वो आएगी, एक तो जो पीक आएगी वो काफी ब्रॉड आएगी, जो एब्जॉर्प्शन की जो पीक आएगी काफी ब्रॉड आएगी और ये पीक आएगी 3000 पर सेंटीमीटर से 2500 पर सेंटीमीटर के बीच में। जी हाँ 2500 पर सेंटीमीटर से 3000 पर सेंटीमीटर के बीच में अगर हमको पीक मिलती है और काफी ब्रॉड मिलती है OH की तो समझ जाइए कि आपके पास जो सैंपल है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या वो एसिडिक नेचर का है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि, और ये क्वेश्चन नहीं है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर जितने भी डिफरेंट सैंपल होते हैं उन सभी सैंपल का जो IR ग्राफ होता है वो स्पेसिफिक होता है, सेपरेट होता है। मतलब अगर आप हर कंपाउंड का जो IR ग्राफ होगा वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता है। बट एक चीज बता दूं कि जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनके जो IR ग्राफ होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और उसके 3 इनेंशियोमर है तो तीनों के ग्राफ सेम होंगे, उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। बट हाँ अगर आपके पास अलग अलग कंपाउंड है तो उनके IR ग्राफ सेम अलग अलग होंगे बट उनके जो इनेंशियोमर होंगे उनके IR ग्राफ सेम होंगे। ठीक हो गई बात। यही मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया था कि एफटीआर की मदद से हम किसी भी कंपाउंड के जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड क्या होता है तो आपको इसका आंसर देना है वो कंपाउंड जो कि IR को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके डाइपोल मूवमेंट्स में चेंज होता है, वो कंपाउंड जो होते हैं वो IR एक्टिव होते हैं। साथ ही साथ उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी IR को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको उसके फिर बैंड्स या पीक्स मिलती हैं। साथ ही साथ जो बैंड्स मिलते हैं तो उस बैंड्स में से कुछ बैंड ऐसे होते हैं जो कि अनइफेक्टिव होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, जबकि कुछ बैंड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब कोई भी कंपाउंड IR को एब्जॉर्ब करता है तो जो उसके अंदर प्रेजेंट जो बैंड्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और यही वाइब्रेशन के अंदर कुछ जो IR होती है वो काम की होती है और कुछ जो होती है वो किसी काम की नहीं होती है। और ये बिना काम की जो IR होती है उसको ये जो बैंड्स होते हैं ये इलिमिनेट कर देते हैं, जो कि हमको ग्राफ में काफी छोटे छोटे फॉर्म में दिखती है। और जो एक्टिव बैंड्स होते हैं वो हमको ग्राफ के अंदर काफी बड़े ब्रॉड मिलते हैं, उनकी पीक हमको बिल्कुल क्लियर मिलती है जिससे कि हम उन बैंड्स को इजीली डिनोटेट कर पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि IR एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें।
सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।